everyone, welcome to CellScope. So, as you might have guessed from the thumbnail and the title of the video, we are going to talk about energy and respiration का part 2 which is ATP. तो आज हम लोग ना ATP को प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ना ATP क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग उसी को क्यों यूज़ करते हैं और ATP बनाते कैसे हैं, भाई सबसे बड़ी बात वो हम लोग उन सब के बारे में बात करेंगे आज, सही है। तो बिफोर आई टेल यू व्हाट ATP रियली इज़, हम लोगों को ना एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, सही है। वो कौन सा है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में डिफरेंस क्या होती है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होती है। न्यूक्लियोटाइड हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों को पता है कि एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक पेंटोस शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस हमें पता है प्योरिन भी हो सकता है, पायरामिडीन भी हो सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर खाली हमारे पास होता है हमारा पेंटोस शुगर और हमारा नाइट्रोजनस बेस, वो भी प्योरिन पायरामिडीन कुछ भी हो सकता है, सही है। और ना न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक्चुअल में फॉस्फेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड एक फॉस्फेट, ठीक है। चलो आगे, अब बात करते हैं ATP की। ATP का A2 में जो आपकी डेफिनेशन है, जो आपको A2 में याद करनी है, वो है एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे वो गलत मार्क कर दिया जाएगा। इफ़ द एग्जामिनर आस्क्स यू टू डिफाइन ATP या व्हाट इज़ ATP, योर आंसर शुड बी एन एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड, सही है, सिंपल एज दैट। अब बहुत ब्रीफली देखते हैं ATP बनता किस तरीके से। देखो, एक बेस होता है, आपको तो पता ही होगा कि एडेनिन हमारा एक बेस होता है, बहुत सिमिलर साउंडिंग, एडेनोसिन। एडेनोसिन को हम ऐड करते हैं विथ PI इज़ हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हम एडेनोसिन को हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास एक कंपाउंड आता है कॉल्ड AMP या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर अगर हम एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करें तो वो बना देगा ADP कॉल्ड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड लास्टली, अगर इस ADP के अंदर हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करें तो वो हमें बना के देगा ATP विच इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंप्लीफाइड क्या होता है, मतलब आपको कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। जब मैं ATP की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेंटोस शुगर बनाई है मैंने, उसके बाजू में मैंने नाइट्रोजनस बेस शो कर दिया है। ये वाला जो मैंने शो किया है दिस इज़ प्योरिन। प्योरिन हमेशा किस तरीके से हमको याद रखना है, इट इज़ अ स्मॉलर नेम बट अ लार्जर स्ट्रक्चर। पायरामिडीन को ऑन दी अदर हैंड इट इज़ अ लार्जर नेम बट इट हैज़ अ स्मॉलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्राइफॉस्फेट है तो मैंने 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ शो किए हैं, ठीक है। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP किस तरीके से होता है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोलिसिस है मतलब पानी का एडिशन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ATP को हम पानी में ऐड कर लेंगे एंड हम लोग एक एंजाइम का यूज़ करेंगे कॉल्ड ATPase। ATPase एंड ATP सिंथेज दो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ATPase इज़ यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एंड ATP सिंथेज हम आगे बात करेंगे जो सिंथेसिस ऑफ ATP में यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगेन हमने ATP लिया और हमने उसमें पानी डाला, फिर हमने एक एंजाइम उठाया कॉल्ड ATPase एंड हमने रिएक्शन किया जिसकी मदद से क्या बना, ADP हो गया, हाइड्रोलिसिस, टूट गया ATP। अब अगर मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करूं, अब मैं अगर ADP को भी पानी में ऐड करूं, मैं एक एंजाइम का यूज़ करूंगी जो याद करना ज़रूरी नहीं है, सिलेबस में नहीं है उसका नाम। हम लोग अगेन एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जो बनाएगा हमारा AMP, और तोड़ना है AMP को हाइड्रोलाइज करो टू फॉर्म एडेनोसिन। अच्छा, अब देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो ये रिएक्शन जो है ना वो रिलीज़ करता है। इन दिस केस क्या होता है, अगर मैं ATP को हाइड्रोलाइज करूँ तो कितनी एनर्जी यूज़ होगी, हमारी 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी इस रिएक्शन के अंदर, सही है। एंड ऑब्वियसली ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट जा रहा है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ना वो भी साथ में निकल आएगा। अगर मैं ADP को AMP में तोड़ूँ तो भी 30.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी यूज़ होगी एंड एक PI निकलेगा। अच्छा, अगर मैं AMP को एडेनोसिन में तोड़ूँ तो सिर्फ 14.2 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी यूज़ होगा।
यूज़ नहीं होगा, सॉरी रिलीज़ होगा। देखो ऐसे छोटी छोटी बातों में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रिलीज़ होगा, जाहिर सी बात है फॉस्फेट भी निकलेगा। लेकिन एग्जामिनर का बहुत फेमस सवाल कि भाई तो मुझे बताओ कि पहले 30.5 फिर 30.5 अचानक से 14.2 पे आके क्यों गिरा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उसको बताओ, देखो भाई कि तुम फॉस्फेट्स निकाल रहे हो। अच्छा मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि बायोलॉजी में हम एक्टिवेशन कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है हीट एनर्जी से। मतलब अगर मैं कह रही हूँ ना कि एटीपी एक्टिवेटेड है तो मैं कहती हूँ कि ओ भाई इसमें हीट एनर्जी है, कहीं ना कहीं तो है। फॉस्फोराइलेटेड मतलब उसमें अगेन एनर्जी है, सही है। फॉस्फेट ग्रुप्स विल बी देयर टू प्रोवाइड यू विद एनर्जी। अब जाहिर सी बात है फॉस्फेट ग्रुप्स हमारे कम हो रहे हैं, दैट मीन्स के ओवरऑल जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी उसकी, वो भी हमारी कम हो रही है। अब केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बचती ही नहीं है, 30.5 बचती ही नहीं है, तो जितनी बचती है वो कितनी थी, 14.2, वही निकल आई। इसलिए इतना ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है अभी, है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको समझा दूंगी वापस से, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। अब खुद सोचो यार, दिमाग में सवाल नहीं आता, मैं पिछली वीडियो से बोले जा रही हूँ भाई एटीपी दिस एटीपी दैट, सब ऑर्गेनिज्म एटीपी को ही यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी ट्रांसफर्स। कुछ तो बात होगी ना इस एटीपी के अंदर, वाई इज़ एवरीबडी यूजिंग एटीपी, राइट। तो अभी हम यही चीज़ देख रहे हैं। पहली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। मतलब क्या, मैंने आपको वो पैसे की एग्जांपल बताई थी ना कि अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट है तो मैं 100 रुपये का नोट को तो कंज्यूम नहीं कर सकती, वो मुझे कोई एनर्जी नहीं देगा। तो मैं उस 100 रुपये के नोट को एक्सचेंज करती हूँ फॉर सम फूड, जिससे मुझे नरिशमेंट मिलेगी, राइट। दैट्स वेयर माई एनर्जी कम्स फ्रॉम। एटीपी वर्क्स इन अ वेरी सिमिलर वे टू दैट। एटीपी डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देता, एटीपी को हम एक्सचेंज करते हैं ताकि वो हमें एनर्जी दे, सही है, ताकि हम उस एनर्जी की वजह से वर्क कर पाएँ, ठीक है। ऑलराइट, next thing is that it acts as an intermediate between energy releasing and energy requiring reactions. मतलब क्या, मतलब लेट्स से कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, सही है, जस्ट सेइंग दैट, ऐसे ही मतलब एक जगह है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब और भी जगह बनता है बट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मेन सोर्स, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेट्स से मेरा एटीपी बन रहा है एंड सेल मेम्ब्रेन पर हमारे पास ज़रूरत है एटीपी की। क्यों? बिकॉज यार एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है एक मॉलिक्यूल का इधर से उधर तक, तो वो तो ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है, तो उसकी तो ज़रूरत होगी। एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर वहाँ तक जाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन तक, और एटीपी ट्रैवल कर लेगा, एटीपी साइटोप्लाज्म में आके ट्रैवल करेगा एंड इट विल गो टू द सेल मेम्ब्रेन जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन एनर्जी रिलीजिंग एंड एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस। रिलीज कहाँ हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। रिक्वायर्ड कहाँ थी? सेल मेम्ब्रेन तक। और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, वहाँ पे ये हाइड्रोलाइज हुआ है और वहाँ पर इसने अपनी एनर्जी दी है, सही है। अब उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट है द रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन बिटवीन एटीपी एंड एडीपी इज एनॉर्मस। ओके, मतलब देखो, आपको याद है मैंने आपको हाइड्रोलिसिस का बताया था, मैं आपको सिंथेसिस का बता देती हूँ जस्ट एज एन ओवरव्यू। मैंने कहा था ना कि भाई एटीपी को मैं पानी में ऐड करूँगी, आई विल यूज़ एन एंजाइम कॉल्ड एटीपेज एंड उसकी मदद से हम एटीपी को तोड़ के एडीपी बना सकते हैं, राइट। और सिमिलरली मैं एडीपी को यूज़ कर सकती हूँ टू फॉर्म एटीपी। ऐसा कैसे? एडीपी लो, उसमें एक फॉस्फेट ऐड करो, 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी दो उस रिएक्शन में एंड आपको एटीपी बन जाएगा आपका, सही, मिल जाएगा आपका एटीपी आपके पास। और उसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? एटीपी सिंथेज, बिकॉज एटीपी हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा, आप देखो एक और चीज़, ये क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल में, क्या मतलब, क्या व्हाट डू यू मीन इनॉर्मस इंटर कन्वर्जन रेट, व्हाट इज़ दिस? देखो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे ये कि हमारी बॉडी में एक्चुअली एटीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। तो एवरी सिंगल रिएक्शन इन आवर बॉडी यूजेस एटीपी टू वर्क, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। वेल या, तो एटीपी को क्या करता है, जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी टूट के एडीपी बन जाता है, जब वापस एटीपी की ज़रूरत होती है तो एडीपी वापस एटीपी बन जाता है। इट इज़ वेरी रेयर इन आवर बॉडी टू सी एएमपी या एडेनोसिन का फॉर्मेशन होना, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, एटीपी एडीपी बनता है, एडीपी वापस एटीपी बन जाता है, सही है, बस दैट्स इट, सही है। चौथी, इट इज़ स्मॉल एंड पोलर, that is incredibly important to function not just in the human body but in any organism at all. Why is that so important, you might ask? देखो मैंने क्या कहा था when we were talking about intermediary या intermediate की तरह ऐड करने वाली चीज़,
तो मैंने आपसे कहा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी रिलीज़ होती है से लेके वहाँ तक जाता है तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन तक जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग एटीपी हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ ही जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है सेल के अंदर, ठीक है। तो भाई देखो बात ये हुई हमारी कि एटीपी जा तो सकता है, तो वो ट्रैवल कहाँ करेगा, जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में ही ट्रैवल करेगा। एंड इट इज़ स्मॉल एंड इट इज़ पोलर, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में विदाउट एनी रेजिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, विच इज़ अ प्रिटी ह्यूज डील। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर उस बेचारे एटीपी को साइटोप्लाज्म में ही रेजिस्टेंसेस को फेस करना पड़ता तो वो कैसे जाता सेल मेम्ब्रेन तक, कैसे एनर्जी मिलती उस पार्ट को, राइट। और रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते होने में, वो तो पूरा मसला हो जाता। हैंस इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट एटीपी इज स्मॉल एंड पोलर। हम इसीलिए वन ऑफ द रीजंस वाई हम उसको हमारी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट सेज कि वहाँ पर इनएफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर्स होते हैं। मतलब क्या, मतलब देखो बहुत सिंपल है। एटीपी को मैं कह रही हूँ आपको कि भाई वो एनर्जी तुम्हारी रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड वहाँ से तुम्हारा एटीपी ट्रैवल करता है टू द सेल मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है एटीपी विल रिक्वायर सम एनर्जी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। रेजिस्टेंस उसको नहीं मिल रही, बट जाहिर सी बात है उसको एनर्जी की तो ज़रूरत होगी, मतलब ऐसे कैसे ट्रैवल करेगा, राइट। हम लोगों को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, सिमिलरली एटीपी को भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। तो एटीपी जब तक लेट्स से 30.5 kJ पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, राइट, अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो लेट्स से जब तक वो ट्रैवल करता है तुम्हारी 10.5 kJ पर मोल वहाँ यूज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे पता है इतनी यूज़ नहीं होगी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एंड लेट्स से जो भी बची कुची एनर्जी है दैट इज़ द परफेक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू आकर। तो ये तो गुड सीन्स हो गए, मतलब तुम्हारी एनर्जी ज़ाया ही नहीं हुई। सही हो गया ना, मतलब तुम्हारी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। बॉडी को एनर्जी ज़ाया करना बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू रन ऑन, राइट। सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। जब मैं कहती हूँ ना कि ओ एटीपी के एनर्जी ट्रांसफर्स आर इनएफिशिएंट, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, काइंड ऑफ, बिकॉज एनर्जी वेस्टेज बहुत कम टू बिल्कुल नन होती है। सही है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ये देखो एटीपी इज़ पीएच स्टेबल। मतलब देखो हमारी ह्यूमन बॉडी को ही देख लो, फॉर एग्जांपल इधर मैंने कुछ इमेजेस अटैच किए हैं स्टमक, जिसके अंदर तुम्हारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इट इज़ अ पीएच ऑफ 2। हमारा ब्लड की जो पीएच है इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बिटवीन 7.35 टू 7.45। लिटिल ऊपर नीचे कैन बी एक्सट्रीमली फेटल, सही है। एंड हमारा यूरिक एसिड उसकी पीएच होती है 1। अब खुद सोचो ऐसे इन्वायरमेंट में एटीपी काम कर पाएगा, मतलब इतना कम पीएच, इतना ज़्यादा वो हो रहा है, वैरी हो रहा है पीएच। एटीपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटीपी किसी भी पीएच पे परफेक्ट कंडीशन में काम कर सकता है, सही है। फॉर एग्जांपल हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ते थे, हमें पता था कि भाई एंजाइम्स नीड अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक पीएच जिसमें वो प्रॉपर काम करें। ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो वो डीनेचर या डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इज़ अ बेटर वर्ड, सही है। तो यहाँ पर एटीपी इज़ नॉट लाइक दैट। एटीपी को तुम कोई भी टेम्परेचर दो, कोई भी पीएच दो, वो वहीं पे परफेक्ट कंडीशन में काम करने वाला है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, राइट। बिकॉज थिंक अबाउट इट, देयर आर सम बैक्टीरिया दैट लिव इन प्लेसेस जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। मतलब वो लिटरली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लावा के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड की इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। उस इन्वायरमेंट में सोचो तुम्हारी पीएच और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, और एटीपी वहाँ पे भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में काम करता है। दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, तो भाई हमने एटीपी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी। अब देखो ये बनता किस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसेस है, तो इसकी मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में दी तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक एटीपी कैसे बनता है। तो पहला हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं, सही है। पहली होती है सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन। अगर आप 2016 या उससे पहले वाले पास से पेश करोगे तो आपको सबस्ट्रेट लेवल नज़र आएगा। अभी आप सबस्ट्रेट लेवल नहीं लिख सकते, वो गलत मार्क कर दिया जाएगा। आपको सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। एनीथिंग अदर देन दैट एग्जामिनर विल मार्क इट रॉन्ग, ओके। दूसरी चीज़ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत नाम सुना है भाई, बचपन में भी बहुत पढ़ता है उसको। हम लोग पढ़ता है कि भाई 28 नेगेटिव भी बनता है, बट कैसे बनता है वो हम अभी देखेंगे। लास्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज़ फोटोसिंथेसिस। बहुत बहुत मज़े का चैप्टर है। आई नो प्लांट्स आर समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड बोरिंग, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करने में इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रॉपर डिटेल तो नहीं दे सकती, बट मैं आपको समराइज फॉर्म में बता सकती हूँ कि होता क्या है। सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन की बात करते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन में नेट एटीपी बनता है 4, सही है। 4 नेट एटीपी बनते हैं फ्रॉम रेस्पायरिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सही है, गुड है, बट मतलब इतने पे थोड़ी ना कोई काम करेगा। चलो ठीक है, मतलब एसएलआर हमारा बहुत ज़्यादा
मिनिमाइज टाइप ऑफ रिएक्शन है। मतलब SLR विल नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ATP, बट मतलब वो सर्वाइवल के लिए इतना प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब सेल जिंदा रह जाएगा इस पर। एंड वो कहाँ होता है? SLR तुम्हारी दो जगह पे होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है। देखो फॉर एग्जांपल, जो हमारा सेल है उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, उसमें सारे के सारे केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं ना, सो थिंक अबाउट इट दैट वे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोल सकते, इट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग। क्लोरोप्लास्ट में भी एक होता है, उसको हम नेक्स्ट सेट में कवर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि देखो भाई, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ग्राउंड सब्सटेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और हमारे सेल के ग्राउंड सब्सटेंस को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और हमारा जो SLR सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये थोड़ा सा टफ है, हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस से सिखाऊं ताकि आपको बहुत मज़ा आए। और ये जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ईजी 6 to 7 मार्क्स का आता है ये वाला सवाल, सही है। एंड अगर आ गया इट्स योर लकी डे, बिकॉज भाई इससे ज़्यादा वो बहुत टफ चीज़ें पूछ सकता है। ओके, तो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन अबाउट टू से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, उसके अंदर हम पढ़ते आए हैं। देखो नेट 28 ATP बनते हैं, टोटल 32, सही है, नेट 28 बनते हैं, तुम फिलहाल इतना याद कर लो। एंड वो भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को रेस्पायर करके, तो दैट्स सच अ ह्यूज डील, वाओ, मतलब इतने सारे ATP यार, सेल के तो मज़े ही हो गए, है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रीटी ह्यूज डील। एंड वो होता कहाँ है भाई, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ये मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया ना, मेम्ब्रेन कहाँ है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने जो भी डायग्राम दिखाए ना, मैंने किसी में भी एरो हेड्स नहीं दिए। इन योर CIs यू आर नॉट अलाउड टू गिव एरो हेड्स। अगर वो आपको कहे ना कि भाई तुम मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की लेट्स से इनर मेम्ब्रेन को लेबल करके दिखाओ, आप एरो नहीं बना सकते। आपने एरो बनाया, आपका मार्क वहाँ चला गया, इवन दो यू लेबल्ड इट एब्सोल्युटली परफेक्टली, यू विल नॉट बी गिवन द मार्क। वाई? बिकॉज इन बायोलॉजी आप एरो हेड्स दिखाने का मतलब है आप डायरेक्शन शो कर रहे हो। इधर हम कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, हम उसको बता रहे हैं कि ये भी तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन। यू कैन नॉट शो एन एरो हेड वन यूर लेबलिंग अ डायग्राम, ओके। हाँ चलो, कोई रिएक्शन की बात हो रही है, आप शो करो लेट्स से ATP की हाइड्रोलिसिस, यू आर शोइंग ओ ATP प्लस H2O, फिर आप एरो हेड बनाओगे, उस पर आप शो करोगे ओ देखो ATPase का एंजाइम यूज होगा एंड बनाएगा ADP। इन दैट केस येस यू कैन शो। अगर उससे कभी पूछ ले, अवल तो पूछता नहीं है, अगर उसने पूछ लिया तो आप इन केस में एरो हेड शो कर सकते हो, अदर देन दैट यू नॉट अलाउड टू शो एरो हेड्स, ओके। चलो ठीक है, अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, सही है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, देन वी हैव लिंक रिएक्शन, देन वी हैव क्रेब्स साइकिल, देन वी हैव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो हमने अभी तो पढ़ा उसमें, हाँ वो एक्चुअल में एक स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ही है जो हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम हर स्टेज को डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज ये कुछ भी पूछ सकता है अगेन। अब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा समराइज में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों की बहुत डिटेल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हमारा सबसे पहला स्टेज हमारा ग्लाइकोलिसिस का होता है, सही है। उसमें हमारे नेट 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड प्रोसेस कौन सी यूज़ होती है? सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन, सही है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं, सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन। आप पास पेपर्स में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखोगे, अभी आप पेपर में ये नहीं लिख सकते, वो गलत मार्क हो जाएगा, सही है। लिंक रिएक्शन में हमारे पास एक्चुअल में एक भी ATP प्रोड्यूस नहीं होता। फिर भाई वो है ही क्यों? वाई इज नॉट इवन अ स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन? सीक्रेट है, आगे बताऊंगी। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास ऑल्सो 2 नेट ATP प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ SLR। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास नेट ऑफ 28 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियसली वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओनली, सही है। नाउ मैंने आपको कहा था ना कि लिंक रिएक्शन, अभी मैंने बात की, लिंक रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस नहीं होता है, बट फिर भी इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। वाई? यहाँ पर काम आता है हमारे हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स का। द रीज़न वाई आई एम नॉट टीचिंग यू स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्सट्रीम डिटेल इन दिस वीडियो, बिकॉज बिफोर यू नीड टू नो अबाउट हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स। 2 किस्म के होते हैं, एक होता है हमारा NAD और FAD। इनके फुल फॉर्म्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो वो खुद ही आपको फुल फॉर्म बता देगा इनका। बहुत सवालों में इसने बताया हुआ है, बहुत सवालों में नहीं बताया हुआ, बट उसने कभी पूछा नहीं है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। याद करना है तो याद कर लो, आई वुड से कर लो, बिकॉज वाई नॉट, आसानी है। NAD इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD इज फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सिंपल, नहीं करना तो नहीं करना, इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके। NAD का पहले देखते हैं। NAD इज़ अ रीडॉक्स एजेंट।
इनफैक्ट दोनों ही हमारे रिडॉक्स एजेंट्स हैं, सही है। मतलब क्या मतलब, देखो केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो देखो रिडॉक्स एजेंट्स में इनमें क्या होता है कि ना आप इनके अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हो ना तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि हमारे एन ने एक हाइड्रोजन पकड़ा है तो हम उसको एन नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे रिड्यूस्ड एन। और एज सुन एज वो उसको छोड़ता है हम उसको ऑक्सीडाइज एन से बेहतर आई वुड से एन ही कह दो, बिकॉज दैट्स लाइक मोर प्रोफेशनल आई वुड से। बट हाँ, तुम्हें ऑक्सीडाइज एन बोलना है बोल दो, बट मैंने कभी देखा नहीं किसी को ऑक्सीडाइज एन बोलते हुए। जस्ट कॉल इट एन, ओके। ऑलराइट, द सेकंड पॉइंट सेज दैट इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम फॉर डीहाइड्रोजनेसिस। भाई ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। डीहाइड्रोजनेस को थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट रिमूव्स हाइड्रोजन्स, दैट्स लिटरली द होल पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। तो कोएंजाइम मैं आपको अभी बता देती हूँ बहुत ब्रीफली, हम जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कोएंजाइम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इट अलाउज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक मॉलिक्यूल है, इट एक्ट्स एज अ वैन, इट एक्ट्स लाइक अ कैरियर, इट एक्ट्स लाइक अ वैन। मतलब कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो इस वैन में बैठ कर अपनी डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो एन इज सॉर्ट ऑफ अ वैन इन दैट सिचुएशन, सही है। एन बोथ एक्चुअली। एन को थिंक ऑफ इट एज अ मोर पॉपुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रेफर कि भाई मेरा जो हाइड्रोजन है वो एन ही कैरी करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है। ऑल्सो येस, इट कैरीज द हाइड्रोजन टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सही है। बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी सब कुछ, सही है। तो ग्लाइकोलिसिस से 2 हाइड्रोजन रिसीव करता है एन, लिंक से भी 2 हाइड्रोजन रिसीव करता है एन। दैट्स वाई लिंक रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अ स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज ये एन को 2 हाइड्रोजन देता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं एंड फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है। इन हाइड्रोजन्स के बगैर एटीपी नहीं बन सकता था यूजिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। हेंस लिंक रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अ स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। क्रैब्स साइकिल के 6 हाइड्रोजन्स जाते हैं, तो टोटल जो हमारे पास रिड्यूस एन बनते हैं वो होते हैं 10 रिड्यूस एन बनते हैं जो जाते हैं फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस लिंक एंड क्रेब्स टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू अकर। नेक्स्ट है हमारा एफ, सब कुछ सेम है, वो भी रिडॉक्स एजेंट है, वो भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली लेस पॉपुलर। क्यों, मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो ये बेचारा खाली 2 हाइड्रोजन रिसीव करता है फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, दैट्स इट। इसके अलावा उसको कोई अपने हाइड्रोजन नहीं देता। क्रेब्स साइकिल ने भी उसको एक जेनरोसिटी की तरफ दिया है, बिकॉज वो भी अपने मेजॉरिटी हाइड्रोजन को तो वहीं देता है, एन की तरफ ही देता है ना। तो हमारे पास 2 रिड्यूस्ड एफ टोटल बनते हैं, सही है। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहती थी बिकॉज ये ऑलरेडी 22 मिनट्स तक का हो चुका है, एंड ज़्यादा मैं नहीं करना चाहती बिकॉज अदरवाइज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे रखोगे बेचारे दिमाग में। तो that's it for this video. If you like this video then please do like and subscribe, only if you want to, there is no pressure. अगर कोई भी जगह फंसो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहीं पे तुम्हें वापस समझा दूँगी, या अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले ही उसमें बता दूँगी कि भाई ये यहाँ क्वेश्चंस थे और इसके ये आंसर्स हैं, ठीक है। एंड मैंने ना डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की भी एंड पुरानी वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे नोट्स रखे हैं ऑन दीज टॉपिक्स, तो अगर आपको नोट्स से रेफ़र करना है तो नोट्स से भी रेफ़र कर दे, आपकी जो मर्ज़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे। बाय।